शाम उतरते उतरते शहर से बाहर एक बहुत ही शांत सा रास्ता है। रोड इतनी पतली और लंबी कि जैसे कोई एक लाइन खिंच गई हो आसमान और जमीन के बीच। दूर से हवा में ठंडी मिट्टी की खुशबू उठ रही है। आसपास के पेड़ धीरे धीरे हिलते हैं, जैसे नींद में करवट ले रहे हों। और उसी रास्ते के आखिर में एक लेक है। हाँ, वही लेक जहां रात को बस सुनाई देता है पानी का हल्का सा थपका, हवा की धीमी सी आवाज और दिल के अंदर का सुकून जो दिन भर कहीं खो गया था। तो अगर आप भी अपने बिस्तर पर लेटे लेटे इस वीडियो को सुन रहे हैं तो बस एक लंबी सांस लीजिए, थोड़ा ढीला छोड़ दीजिए खुद को, कंधे रिलैक्स कर लीजिए और अपने मन को धीरे धीरे इस कहानी के साथ बहने दीजिए। क्योंकि आज की रात हम एक ऐसी कहानी शुरू करने जा रहे हैं जो इस लेक जितनी गहरी है और उतनी ही पुरानी जितनी हवा में बसी ठंडक। सबसे पहले तो सोचिए, हम दोनों इस लेक के किनारे बैठे हैं। आसपास कोई नहीं, बस दूर दूर तक फैलता हुआ पानी। चांद की रोशनी लेक पर ऐसे टिक रही है जैसे किसी ने काला शीशा बिछा दिया हो और उस पर सिल्वर पेंट हल्के से घिस दिया गया हो। हवा इतनी कम है कि पानी की सतह कभी शांत हो जाती है, कभी थोड़ा लहरा कर अपने आप से बातें करने लगती है। अब इस शांति में मैं आपको ले चलूंगा सैकड़ों साल पहले, एक ऐसे दौर में जब इस लेक के आसपास सिर्फ जंगल था, जहां रातें लंबी हुआ करती थीं और कहानियां उससे भी लंबी। वो दौर जहां आग के पास बैठकर बुजुर्ग कहानियां सुनाते थे और बाकी लोग इतने चुपचाप सुनते थे कि आग की चिंगारियां भी ज्यादा बोलती लगती थीं। उस समय इस लेक का नाम कुछ और था, लेकिन चलिए हम उसे अभी नींद वाली लेक कह देते हैं, क्योंकि इसे सुनते सुनते ही आधे लोग धीरे धीरे नींद में डूब जाते। आपको पता है, पुरानी कहानियों की शुरुआत अचानक नहीं होती, उनकी एक अपनी चाल होती है, धीमी, बहुत धीमी, जैसे कोई बुजुर्ग अपनी चाय को धीरे धीरे ठंडा होने देता है। तो हमारी कहानी शुरू होती है कई 100 साल पहले, एक छोटे से कस्बे से जिसका नाम था दरियापुर। दरियापुर कोई महान शहर नहीं था, कोई बड़ा बाजार नहीं था, कोई बहुत अमीर राजा नहीं, कोई विशाल किला भी नहीं था। बस साधारण लोग, छोटे घर, मिट्टी की गलियां और दिन भर की थकान के बाद शाम को चूल्हों की हल्की रोशनी। पर दरियापुर की एक चीज बहुत खास थी, इसकी कहानियां। लोग कहते थे कि इस कस्बे की कहानी अगर किसी रात ठीक से सुन ली जाए तो नींद इतनी मीठी आती है कि इंसान कई दिनों की थकान एक ही रात में भूल जाता है। दरियापुर के बीच में एक घाट था जहां शाम ढलते ही लोग बैठ जाते, कुछ अपने दिन की बातें करते, कुछ किसी को ढूंढते और कुछ ऐसे होते जो बस चुपचाप खाते और रात की हवा में खुद को हल्का करते। उसी घाट के कोने में एक बूढ़ा आदमी बैठा करता था, लंबी सफेद दाढ़ी, थोड़े झुके हुए कंधे और आंखें जैसे पानी के ऊपर तैरते हुए 2 शांत से दीपक। उसका नाम था कमल बाबा। वो कहानीकार था, नहीं, वो वैसा कहानीकार नहीं था जो बाजार में खड़े होकर जोर जोर से दास्तानें सुनाता है। कमल बाबा की आवाज कभी ऊंची नहीं होती थी, वो बस हल्के से बोलता, जैसे किसी को नींद में जाने के लिए धीरे धीरे रास्ता दिखा रहा हो। लोग कहते थे कि जो भी कमल बाबा की कहानी सुन ले उसका मन ऐसा हल्का हो जाता है जैसे उसने चांद से बात कर ली हो। और ठीक इसी लेक के पास, इसी शांति में कमल बाबा की पहली कहानी शुरू हुई थी। कई साल पहले जब कमल बाबा काफी जवान थे और दरियापुर मुश्किल से 1 दर्जन घरों का छोटा सा झुंड था। एक रात बेहद ठंडी थी, हवा तेज चल रही थी और लोग जल्दी घर चले गए थे। कमल बाबा उस वक्त एक छोटा लड़का था, कोई 12-13 साल का। वो अपने घर के बाहर बैठा था जब उसे लेक की तरफ से किसी धीमी सरसराहट की आवाज आई। वो डर भी गया और उत्सुक भी हुआ। फिर पानी के किनारे उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया, लंबा चोगा, थोड़ी मुड़ी हुई कमर और हाथ में एक पुरानी सी लालटेन। लालटेन की रोशनी हवा में डगमगाती रहती थी, जैसे वो आदमी कहीं किसी और दुनिया से आकर यहाँ रुक गया हो। वो आदमी कुछ देर पानी को देखता रहा, फिर बोला, पानी में जितनी लहरें दिखती हैं उनमें से आधी इंसान की होती है और आधी वक्त की। कमल बाबा ने कभी इससे अजीब बात नहीं सुनी थी। वो चुप बैठा रहा। तभी बूढ़े ने पूछा, कहानी सुनना पसंद है? कमल बाबा ने धीरे से सिर हिलाया। फिर वो बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, तो आज से हर रात एक कहानी, क्योंकि कहानियां पानी की तरह होती हैं, बहती रहें तो साफ, रुक जाएं तो धुंधली। उस रात कमल बाबा पहली बार किसी की कहानी में खो गया था और वो बूढ़ा कोई आम कहानीकार नहीं था। उसकी कहानियां इतनी धीमी, इतनी शांत और इतनी गहरी होती थीं कि सुनते सुनते कमल को लगता
जैसे उसके आसपास सब कुछ धीरे धीरे गायब हो रहा है। बस कहानी रह जाती है और कहानी सुनाने वाली आवाज। कहते हैं कि उसी वक्त से कमल बाबा की जिंदगी बदल गई। अब वापस आते हैं हमारी लेक पर, जिसे आज हम सिर्फ नींद वाली लेक कह देते हैं। लेकिन पुराने लोगों की माने तो इस लेक में सिर्फ पानी नहीं है, इस लेक में यादें हैं। पहले के लोग कहते थे कि जो भी इस लेक के पास अपनी कहानी छोड़ जाता है, लेक उसे संभाल लेता है। और कई बार रात की हवा उन यादों को वापस किनारे तक ले आती है। इसलिए जब भी कोई यहाँ रात बिताता, उसे महसूस होता कि कोई अदृश्य कहानी उसके पास बैठ गई है। कभी हवा में, कभी पानी की लहरों में, कभी पेड़ों की सरसराहट में। और इन्हीं यादों की वजह से कमल बाबा बाद में यहाँ आकर लोगों को नींद लाने वाली कहानियां सुनाया करते थे। तो अब इस लेक के किनारे बैठे बैठे मैं आपको उसी कमल बाबा की सबसे पहली, सबसे पुरानी कहानी सुनाने वाला हूं, जो उसने उस रहस्यमयी बूढ़े से सुनी थी। पर उससे पहले एक बार फिर से थोड़ा रिलैक्स हो जाइए। अगर आप लेटे हुए हैं तो तकिए को थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। अगर बैठकर सुन रहे हैं तो पीठ को थोड़ा सहारा दे दीजिए, क्योंकि ये कहानी धीरे धीरे शुरू होती है और फिर धीरे धीरे गहरी होती चली जाती है। जैसे इस लेक का पानी, जैसे रात की हवा, जैसे नींद का पहला झोंका। लेक के ऊपर चांद एकदम शांत खड़ा है, जैसे आपको देख रहा हो और धीरे से कह रहा हो, बस सुनते जाओ, नींद अपने आप चली आएगी। तो चलिए हम वापस चलते हैं उस रात में, कई 100 साल पहले, जब कमल पहली बार उस बूढ़े कहानीकार से मिला था। कमल, जैसा कि मैंने बताया, बस एक 12-13 साल का लड़का था। उस रात उसकी सांसों में थोड़ी घबराहट थी, थोड़ा एक्साइटमेंट था और थोड़ा डर भी। इतनी ठंडी हवा में बाहर निकलने की हिम्मत तो बहुत कम लोग करते थे। लेकिन कमल को उस बूढ़े आदमी की आवाज में कुछ ऐसा मिला जो उसे खींच कर ले आया लेक की तरफ। उस वक्त आसमान बिल्कुल साफ था, इतने तारे कि लगता था जैसे कोई काला कपड़ा लेकर उस पर बोनफायर की चिंगारियां गिरा दी गई हों। पानी में चांद का एकदम स्लो, हल्का सा डगमगाता हुआ रिफ्लेक्शन था। बूढ़ा आदमी कमर झुकाकर बैठा, लालटेन को अपने पास रखे हुए था और उसने कमल को इशारे से बैठने को कहा। डर रहे हो? उसने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। कमल ने सिर हिलाया। थोड़ा, बूढ़ा बोला। अच्छा है, थोड़ा डर हमेशा कहानी को अच्छा बना देता है। ये सुनकर कमल थोड़ा सा मुस्कुरा दिया और तभी बूढ़े आदमी ने ली एक लंबी सांस, फिर बहुत धीरे धीरे, ऑलमोस्ट फुसफुसाहट में अपनी कहानी शुरू की। बहुत समय पहले इस लेक से भी पुरानी जगह पर एक कस्बा था, जिसका नाम लोगों ने गहरी नगर रखा था। नाम सुनकर लगता था जैसे वहां कुछ भी ऊपर ऊपर नहीं होता, हर बात में गहराई होती थी। गहरी नगर छोटा था, लेकिन वहां के लोग अजीब आदतों वाले थे। कोई दिन में बोलता कम था, रात में ज्यादा। कोई सड़क पर चलता था तो कदम ऐसे रखता जैसे जमीन की नींद ना खराब हो। और सबसे अजीब बात कि वहां हर घर में कोई ना कोई एक पुरानी याद होती थी जो उस घर को छोड़ती नहीं थी। हाँ, बिल्कुल ऐसे जैसे यादें इंसानों को पकड़ लेती हैं और छोड़ती तभी हैं जब खुद मन हो जाए। पर गहरी नगर में एक आदमी था जो सबकी यादें अपने पास रखता था। लोग उसे कहते थे कश्ती वाला। कमाल उस वक्त कहानी में धीरे धीरे खो रहा था, लेकिन फिर भी उसने पूछा, कश्ती वाला, ये नाव वाला था? बूढ़े ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। हाँ, लेकिन नाव सिर्फ पानी पर चलाने के लिए नहीं थी, वो यादें भी ढोता था। फिर उसने कहानी आगे बढ़ाई। कश्ती वाला का असली नाम कोई नहीं जानता था। लोग बताते थे कि वो कभी जवान था, फिर एक दिन अचानक बूढ़ा हो गया। और फिर भी उसके चेहरे पर ऐसा लगता था जैसे वो किसी अनदेखी उम्र का हो, न नया न पुराना। गहरी नगर के लोग जब भी अपनी कोई भारी याद भूल नहीं पाते थे, जैसे कोई राज, कोई पछतावा, कोई पुरानी आवाज, तो वो रात के बादल घिरते ही नदी के किनारे पहुंच जाते। कश्ती वाला वहां अपनी छोटी सी लकड़ी की नाव ले उनका इंतजार करता था। नाव इतनी हल्की लगती थी जैसे हवा में लटक रही हो, और उसके नीचे पानी ऐसे शांत होता था जैसे सैकड़ों साल से उसमें कोई हलचल ही ना आई हो। लोग अपनी यादें कश्ती वाला को देते थे और वो उन्हें एक एक करके पानी में छोड़ देता था। कहते हैं कि पानी यादों को बहुत धीरे धीरे निगल लेता है, जैसे किसी भूले हुए कमरे का दरवाजा धीरे धीरे बंद होता है। बूढ़े ने अपनी आवाज थोड़ी और स्लो कर दी। कमल भी धीरे धीरे सांस ले रहा था, जैसे कहानी की रफ्तार उसके दिल की धड़कनों पर असर कर रही हो। बूढ़ा बोला, गहरी नगर में एक लड़की थी, नाजुक सी, मासूम सी, नाम था मेहिरा। उसकी आंखों में हमेशा
किसी अनकही बात का बोझ रहता था। वो हंसती थी, लेकिन उस हंसी में धूप नहीं होती थी, बस रोशनी होती थी, थोड़ी ठंडी, थोड़ी टूटती हुई। एक दिन मेहिरा नदी के किनारे पहुंचे। कश्तीवाला उस रात भी वहीं था। मेहिरा ने उससे कहा, मेरे पास एक याद है, लेकिन ये याद भूलने वाली नहीं है। ये याद किसी और की है। कश्तीवाला ने हल्के से भौहें उठाई। किसकी याद? उसने पूछा। मेहिरा ने आसमान की तरफ देखा और कहा, मेरे पिता की। ये सुनकर कश्तीवाला कुछ पल चुप रहा। उसने अपनी नाव पर हाथ फेरा, जैसे उसकी उम्र में एक नया सुराग जोड़ दिया हो। मेहिरा ने वह याद बतानी शुरू की। उसके पिता एक तरह के सपनों के मरम्मत करने वाले थे। लोग कहते थे कि वो सोते हुए आदमी के पास बैठकर उसका टूटा हुआ सपना ठीक कर सकते थे। पर एक दिन वो एक ऐसे सपने में फंस गए जहां से उनका वापस आना मुमकिन नहीं था। और अब मेहिरा के पास उनके सपने की आखिरी याद बची थी। एक छोटी सी लकड़ी की चिप जो उन्होंने अपनी जेब में रखी थी। उस पर एक बहुत हल्का सा निशान था, जैसे कोई आवाज उसमें बंद हो। मैं इसे छोड़ना चाहती हूँ, मेहिरा ने कहा। कश्तीवाला ने अत्यंत धीमे लहजे में कहा, कुछ यादें छोड़ी नहीं जाती, वो सिर्फ इंतजार करती हैं। कमल कहानी को समझने में खो गया था। लेक की हवा अब थोड़ी ठंडी लगने लगी थी, लेकिन उसकी आंखें भारी होने लगी थीं। बूढ़ा आदमी थोड़ा आगे झुका और बोला, कश्तीवाला ने मेहिरा की याद को पानी पर रखा, लेकिन याद डूबने के बजाय तैरने लगी। पानी के ऊपर वह लकड़ी का टुकड़ा घूमता रहा, धीरे धीरे, गोल गोल, जैसे किसी को पहचानने की कोशिश कर रहा हो। और फिर पानी ने एक अजीब सी आवाज निकाली। ना वो हवा थी, ना कोई जानवर, ना नाव की चरमराहट। वो आवाज थी सपने के टूटने की, या शायद किसी के लौटने की। मेहिरा घबरा गई, उसकी सांसें तेज होने लगीं। कश्तीवाला ने कहा, पानी यादें तभी लेता है जब वो अपनी पूरी बात कह चुकी हो। तुम्हारे पिता की याद अभी अनकही है। मेहिरा की आंखें नम हो गईं। उसने धीमे से पूछा, तो अब मैं क्या करूं? कश्तीवाला ने पानी की तरफ देखा और बोला, तुम्हें एक आवाज सुननी होगी जो तुम्हारी नहीं है, पर तुमसे ही बात करेगी। बूढ़ा आदमी इतना धीमे बोल रहा था कि लगता था जैसे कहानी खुद नींद लेकर आ रही हो। उसने कहा। मेहिरा झुककर उस लकड़ी के टुकड़े के पास गई। उसने कान पानी के ऊपर ले जाकर रखा। पहले उसे कुछ नहीं सुनाई दिया। फिर धीरे धीरे बहुत बहुत हल्की सी आवाज, जैसे कोई बहुत दूर से उसे पुकार रहा हो। आवाज थी, मेहिरा। वो चौंक कर पीछे हटे, उसके हाथ कांपने लगे। कश्तीवाला ने कहा, यादें हमेशा किसी न किसी से जुड़ी होती हैं और कभी कभी वो वापस आना चाहती हैं। मेहिरा की आंखों में डर और उम्मीद दोनों थे। कश्तीवाला ने उसकी तरफ देखा और पूछा, क्या तुम इस याद का सामना कर सकती हो? कुछ पल की चुप्पी, सिर्फ पानी का हल्का सा हिलना। फिर मेहिरा बोली, हाँ। और उसी पल पानी अचानक शांत हो गया। इतना शांत कि लगता था जैसे समय ने एक पल के लिए खुद को रोक लिया हो। लकड़ी का टुकड़ा धीरे धीरे पानी में डूबने लगा। मेहिरा ने एक लंबी सांस ली और कश्तीवाला ने सिर झुकाया। बूढ़ा कहानी सुनाते सुनाते थोड़ी देर रुक गया। उसने आसमान की तरफ देखा, फिर लेक के पानी की तरफ। कमल को ऐसा लगा जैसे वो आदमी सिर्फ कहानी नहीं सुना रहा, बल्कि किसी याद से खुद भी लड़ रहा है। उसने धीमी आवाज में कहा, जब वह टुकड़ा डूब रहा था तो पानी ने मेहिरा को उसके पिता का सपना लौटा दिया। एक ऐसा सपना जिसमें मेहिरा खुद थी, और वह आवाज जो उसे पुकार रही थी वो उसी सपने की थी। कश्तीवाला ने मेहिरा से कहा, कुछ यादें भूलने के लिए नहीं होती, कोई उन्हें पूरा करने के लिए आती है। मेहिरा ने पूछा, क्या मैं अब उसे जाने दूं? कश्तीवाला ने सिर हिलाया, अब तुम दे सकती हो, क्योंकि याद ने तुम्हें पहचान लिया है। उस रात मेहिरा अपने पिता का सपना लेकर वापस चली गई, और वो आखिरी रात थी जब उसने कश्तीवाला को देखा। बूढ़ा आदमी यहां तक बोलकर चुप हो गया। उसने लालटेन थोड़ा ऊपर उठाई। उसकी रोशनी पानी पर धीमे धीमे फैल गई। कमल की आंखें आधी बंद थीं, लेकिन उसका मन कहानी में पूरी तरह डूब चुका था। कुछ देर बाद कमल ने पूछा, कश्तीवाला कहाँ गया? बूढ़ा आदमी मुस्कुराया। कहते हैं कि जब वो अपनी आखिरी याद लेकर चलता बना तो उसकी नाव इतनी शांत हो गई थी कि लोग कहने लगे, शायद वो पानी में नहीं चल रही बल्कि हवा में तैर रही है। कहानी पूरी हो चुकी थी, लेकिन उसका असर अभी भी हवा में था। लेक पहले से ज्यादा शांत लगने लगी थी, और कमल को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके मन की किसी पुरानी धूल को धीरे से साफ कर दिया हो। जब कमल ने सोचा कि अगर कहानियां इतनी शांति दे सकती हैं तो शायद वह खुद भी एक दिन ऐसा कहानीकार बन सकता है। एक ऐसा कहानीकार जो लोगों की यादें हल्की कर दे, जैसे कश्तीवाला करता था, जैसे वो बूढ़ा आदमी कर रहा था। और शायद
जैसा कमल बाद में कई सालों तक करते रहे। लेक के आसपास की रात पहले से भी ज्यादा गहरी हो चुकी है। हवा अब हल्की सी ठंडी है, जैसे किसी ने उसे धीमी आंच पर ठंडा होने दिया हो। अगर आप लेटे हुए सुन रहे हैं तो बस अपने शरीर को थोड़ा और ढीला कर लीजिए, क्योंकि इस भाग में कहानी और भी स्लो और भी गहरी होने वाली है। अब हम उस जगह लौटते हैं जहां कमाल बैठा था, उस बूढ़े कहानीकार के पास, लेक के किनारे, रात की आधी नींद से भरी हवा में। कहानी खत्म होने के बाद काफी देर तक कोई कुछ बोला नहीं। कमाल का मन अब भी कश्ती वाला और मेहिरा की दुनिया में अटका हुआ था। पानी की सतह पर चांद की रोशनी हिलती हुई लग रही थी, जैसे कहानी ने पानी को भी थोड़ा बेचैन कर दिया हो। आखिर कमाल ने धीरे से पूछा, बाबा, ये कश्ती वाला कौन था और क्या वो सच में था? बूढ़ा आदमी हल्की हंसी हंसा, ऐसी हंसी जो न पूरी डरावनी थी न पूरी शांत, बस रहस्यमयी। सच? उसने कहा, कहानियों में सच उतना नहीं होता जितना लोग ढूंढते हैं, और उतना जरूर होता है जितना दिल सुनना चाहता है। ये सुनकर कमाल शांत हो गया, लेकिन उसके अंदर एक और सवाल घूम रहा था। आपको ये कहानी किसने बताई? बूढ़ा कुछ पल चुप रहा। उसकी आंखें लेक की तरफ देख रही थीं, जैसे पानी में कहीं कोई याद तैर रही हो। फिर उसने कहा, कुछ कहानियां किसी इंसान से नहीं मिलती, वो खुद तलाश करती हैं और जिसको चाहें उसी को सुनाने आ जाती हैं। कमाल को आधा समझ आया, आधा नहीं, लेकिन उसकी थकी हुई आंखों में एक नई तरह की चमक थी। कहानी का असर। कुछ देर दोनों चुप बैठे रहे। हवा इतनी शांत थी कि कमाल को अपनी सांसों की आवाज भी सुनाई दे रही थी। पेड़ों की पत्तियां उस रात अनयूजुअली कम हिल रही थीं, जैसे वो भी कहानी की गहराई में खो चुकी हों। अचानक बूढ़े ने कमाल की तरफ देखा और बहुत ही धीमी आवाज में पूछा, तुम्हें आज की रात याद रहेगी? कमाल ने सिर हिलाया, हाँ बहुत। तो फिर? बूढ़ा बोला, एक बात याद रखना, कान हमेशा दो तरह की बातें सुनते हैं, एक दुनिया की और एक अपनी। कमाल ने पूछा, और कहानी किसकी होती है? बूढ़े ने कहा, कहानी हमेशा उस चीज की होती है जिससे इंसान भाग नहीं पाता। ये सुनकर कमाल थोड़ा सा असहज हो गया। उसने कभी इस तरह सोचा नहीं था। सुबह की पहली रोशनी जब कमाल के घर के छोटे खिड़की से अंदर आई तो उसे आधा यकीन ही नहीं हुआ कि जो उसने रात में सुना था वो सपना नहीं था। उसने खुद को खिड़की पर उठाकर खींचा और बाहर देखा। आसमान हल्का नीला, हल्की धूप और हवा में वही लेक वाली ठंडक। कहीं दूर से सुबह की चिड़ियों की आवाज सुनाई दी, लेकिन कमाल का ध्यान सिर्फ एक ही बात पर था, वो बूढ़ा, वो कहानी और वो रात। उसने जल्दी से थोड़ा पानी पिया और घर के बाहर निकल आया। उसका पहला कदम सीधा लेक की तरफ था, पर जब वह वहां पहुंचा तो लेक के पास कोई नहीं था। बूढ़ा आदमी गायब था, लालटेन गायब, कोई पैरों के निशान नहीं, कोई हलचल नहीं, बस लेक अपनी उसी पुरानी खामोशी के साथ सामने खड़ी थी। कमाल को ऐसा लगा जैसे रात की कहानी हवा में घुल गई हो और अब सिर्फ एक एहसास बचा हो। वह कुछ देर किनारे खड़ा रहा, पानी को देखता रहा, पर कहानी का उस पर असर अब भी वैसा ही था। अगली कई रातें बीतती चली गईं। कमाल हर रात लेक के पास बैठता, पर बूढ़ा वहां दिखता नहीं। कभी कभी कमाल को लगता शायद वो आदमी सिर्फ उस रात ही था, या हो सकता है वो कोई ख्याल रहा हो। लेकिन पांचवी रात जब हवा थोड़ी भारी थी और आसमान पर हल्के बादल थे, तभी अचानक वही धीमी आवाज कमाल के पीछे से आई, फिर से आ गए। कमाल मुड़ते ही चौंक गया। बूढ़ा वहां खड़ा था, वही चौका, वही धीमी चाल, वही आंखों में चमक। कमाल के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई। आप कहाँ चले गए थे? बूढ़े ने कंधे उचकाए, जहां कहानी ले जाती है। फिर उसने हाथ से इशारा किया कि बैठो। उस रात कमाल को कोई कहानी नहीं सुनाई गई। उस रात बूढ़े ने उसे सिर्फ एक चीज सिखाई, चुप्पी। हाँ बिल्कुल, उसने कहा, कहानी सुनाने वाला तब जन्मता है जब वो चुप रहने की कला सीख जाता है, क्योंकि चुप्पी ही वो जगह है जहां कहानी बनती है। कमाल चुप बैठा रहा, लेक शांत रही, हवा धीमी रही। उस दिन कमाल ने सीखा कि हर कहानी की शुरुआत चुप्पी में छुपी होती है। अगली कुछ रातों में कमाल ने देखा कि बूढ़ा आदमी कश्तीवाला की कहानी को बार बार छूता है। किसी रात वह मेहिरा की सब्र की बात करता, किसी रात वो कश्तीवाला की नाव के वजन का जिक्र करता। कभी कहता कि यादों का पानी हमेशा उतना गहरा नहीं होता जितना लोग समझते हैं। कमाल को धीरे धीरे लगा कि ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं थी, ये एक पैगाम था, एक तरीका था दुनिया को समझने का। 3 हफ्ते बीत गए, हर रात नए टुकड़े, नई बातें, नई खामोशियां। और फिर एक रात बूढ़े ने कमाल से एक अजीब सवाल पूछा, अगर तुम्हें किसी की याद उठानी पड़े, कोई ऐसी याद
जो उसे खुद नहीं उठानी आती। तो क्या तुम करोगे? कमाल कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, हाँ शायद करूं। बूढ़ा हल्के से मुस्कुराया। अच्छा, तो तुम तैयार हो रहे हो। कमाल समझ नहीं पाया कि किस चीज के लिए, पर इतना जरूर महसूस हुआ कि कुछ बड़ा आने वाला है। एक रात हवा थोड़ी तेज थी, पेड़ ऐसे हिल रहे थे जैसे कोई उन पर उंगलियों से हल्के हल्के टैप कर रहा हो। लेक की सतह में हल्की लहरें थीं और चांद के चारों ओर हल्का धुंधला सा घेरा बन गया था। बूढ़ा कहानी शुरू करने ही वाला था, लेकिन उसने पहले कमाल की तरफ देखकर पूछा, क्या तुम जानना चाहते हो कि मैं यहाँ क्यों आता हूँ? कमाल ने तुरंत सिर हिलाया। ये वो सवाल था जो वो कई दिनों से पूछना चाहता था। बूढ़े ने बहुत लंबी सांस ली, ऐसी सांस जैसे उसके अंदर सदियों की हवा भरी हो। फिर उसने कहा, क्योंकि मैं भी कभी कश्तीवाला से मिला था। कमाल की आंखें खुलकर बड़ी हो गईं। बूढ़ा आगे बोला, बहुत साल पहले जब मैं तुम्हारी उम्र का था, मैंने भी कहीं एक याद छोड़ने की कोशिश की थी, मगर याद ने मुझे छोड़ा नहीं। उसने पानी की तरफ देखा, बहुत देर तक। उस रात कश्तीवाला ने मुझसे कहा था, अगर तुम अपनी याद नहीं छोड़ सकते तो उसे कहानी में बदल दो। और तभी कमाल को पहली बार समझ आया कि यह बूढ़ा आदमी सिर्फ कहानीकार नहीं है, वो खुद भी किसी कहानी का हिस्सा है। उसकी आवाज में जो ठंडक थी वो सिर्फ रात की हवा की नहीं थी, वो किसी पुराने घाव की थी। उस रात बूढ़े ने कमाल को एक छोटा सा काम दिया। उसने कहा, कल जब तुम यहाँ आओगे तो अपनी कोई एक छोटी सी याद लेकर आना। कुछ भी, कुछ अच्छा, कुछ बुरा या कुछ अजीब, लेकिन सच याद। कोई झूठ नहीं, क्योंकि यादें झूठ नहीं उठाती। कमाल हैरान हुआ, डरा भी, लेकिन उसने सिर हिलाया। बूढ़ा बोला, और याद रखना, कहानी वहीं से शुरू होती है जहां इंसान अपनी पहली याद का सामना करता है। उसके बाद बूढ़ा उठकर धीरे धीरे चला गया। सकी चाल में वही धीमी थकान थी, वही रहस्य, वही शांति। कमाल उसे देखता रहा जब तक उसका चोगा अंधेरे में गायब नहीं हो गया। उस रात कमाल की नींद हल्की थी, पर दिल में एक अजीब सी गर्माहट थी, ऐसे कोई कहानी उसे अपने अंदर बुला रही हो। अगर आप इस वक्त लेटे हुए हैं और कमरे में हल्की सी रोशनी या पूरा अंधेरा है, तो बस एक लंबी सांस लीजिए, कंधे ढीले छोड़ दीजिए और खुद को इस कहानी के साथ धीरे धीरे बहने दीजिए। लेक की रात अब थोड़ी और शांत लग रही है। दूर कहीं कोई झिंगुर बोलता है, पानी की सतह पर हल्की सी हवा फिसलती है और आसमान में तारे ऐसे टिके हैं जैसे किसी ने काले कपड़े पर चावल गिरा दिए हों। अब हम लौटते हैं कमाल के उस अगले दिन पर, जिस दिन उसे अपनी पहली याद लेकर बूढ़े आदमी के पास जाना था। सुबह कमाल की आंख थोड़ी जल्दी खुल गई। कमरे में हल्की धूप घुस रही थी और बाहर से किसी के बर्तन धोने की धीमी सी आवाज आ रही थी। ऐसी सुबह जिसमें नींद पूरी नहीं होती, बट मन अजीब सा साफ लगा रहता है। कमाल उठकर बैठ गया। उसके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, अपनी कौन सी याद लेकर जाऊं? यह बात आसान लगती है, लेकिन याद चुनना कभी आसान नहीं होता। यादें ऐसे होती हैं जैसे कमरे की पुरानी दराज, जिसे खोलो तो पता नहीं क्या गिर पड़े। कुछ यादें मीठी होती हैं, कुछ कड़वी, कुछ धुंधली और कुछ ऐसी कि इंसान उनसे भागता है, पर वो पीछा नहीं छोड़ती। कमाल ने सोचा, मैं ऐसी याद ले जाऊं जो ज्यादा भारी ना हो, बस एक छोटी सी ऐसी जिसे बोलने से दिल न कांपे। पर कहानी की शुरुआत कभी आसान याद से नहीं होती। याद वही चुनी जाती है जो सबसे ज्यादा आवाज देती है, चाहे इंसान उसे सुनना चाहे या नहीं। उसने काफी देर सोचा, पर एक याद बार बार उसके सामने आकर खड़ी हो जाती। उसकी माँ का चेहरा, और वो रात जब कमाल सिर्फ 7 साल का था। उसकी माँ कुछ साल पहले गुजर गई थी। मौत का कारण कोई बड़ी बीमारी नहीं, बस एक लंबी थकान, एक धीमी सी रोशनी थी जो धीरे धीरे बुझ गई। लेकिन कमाल के मन में उसकी एक रात की याद बहुत साफ थी। उस रात उसकी माँ बरामदे में बैठी थी। हवा हल्की थी, उनके बाल ढीले ढाले बंधे थे और वो कमाल को कहानी सुना रही थी। एक ऐसा सपना जिसमें नदी उल्टी दिशा में बहती थी। कमाल को कहानी पूरी याद नहीं, लेकिन उसकी माँ की आवाज, उस आवाज की गर्माहट और उनकी आंखों की मंद चमक, वो सब याद था। वहीं कुछ देर बाद माँ ने कमाल का सिर अपनी गोद में रखा था और बोली थी, किसी दिन तुम भी किसी को कहानी सुनाओगे। और यही वो वाक्य था जो कमाल ने कभी किसी को नहीं बताया था, क्योंकि उसे लगता था कि अगर उसने ये याद जोर से बोली तो कहीं उसकी माँ का बचा हुआ एहसास टूट ना जाए। काफी देर तक कमाल इस याद के बारे में बैठा सोचता रहा। उसके पेट में हल्की सी गड़बड़ाहट थी और दिल में एक धीमी सी चिंता, लेकिन याद ने जवाब दे दिया था। याद वही जाती है जो खुद जाने को तैयार हो। कमाल ने धीमे से कहा,
ठीक है, यही ले जाऊंगा। उसने अपने छोटे कपड़े का थैला उठाया और धीरे धीरे लेक की तरफ चल पड़ा। जब कमाल लेक पहुंचा तो आसमान में हल्का सांवला रंग हो गया था। सूरज अस्त होने ही वाला था और पानी पर उसकी आखिरी किरणें ऐसे खेल रही थीं जैसे बच्चे मार्बल्स से खेलते हैं। बूढ़ा आदमी पहले से वहां बैठा था, हमेशा की तरह वही पत्थर, वही पोजीशन, वही चुप्पी। कमाल धीरे से बैठ गया। दोनों थोड़ी देर कुछ नहीं बोले। फिर बूढ़े ने पूछा, ले हो याद? कमल ने सिर हिलाया। कौन सी? कमाल ने कुछ पल चुप रहकर कहा, माँ की। बूढ़ा हल्के से मुस्कुराया, ऐसी मुस्कान जो सिर्फ समझने वाले देते हैं। अच्छा, वो बोला, पहली याद हमेशा माँ की होती है, क्योंकि कहानी भी वहीं से शुरू होती है जहां जिंदगी की पहली आवाज आती है। कमाल ने सांस भारी ली। बूढ़े ने उसे देखा और कहा, अब बिना जल्दी किए बताओ। कमाल ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। वो रात जब मैं 7 साल का था, माँ ने मुझे एक उल्टी नदी की कहानी सुनाई थी। उसने पूरी याद बताई, अपनी माँ की आवाज, उनकी आंखों की चमक, गोद में रखे जाने का स्पर्श और वो आखिरी लाइन, किसी दिन तुम भी किसी को कहानी सुनाओगे। बूढ़ा बिना हिले डुले सुनता रहा। सिर्फ उसकी आंखें थोड़ी गहरी हो गई थीं, जैसे कमाल की याद पानी में उतर रही हो। जब कमाल की याद खत्म हुई तो दोनों चुप रहे काफी देर तक। कोई हवा नहीं, कोई आवाज नहीं, बस पानी में 2 छोटे छोटे वेव्स जो किनारे से टकराकर वापस लौट रहे थे। फिर बूढ़े ने कहा, अब तुम्हारी ट्रेनिंग का पहला हिस्सा पूरा हुआ। कमल ने हैरानी से पूछा, ट्रेनिंग? मैंने क्या किया? बूढ़ा बोला, तुमने अपनी याद को साफ कर दिया। जब याद साफ हो जाती है तो कहानी बनने के लायक हो जाती है। उसके बाद बूढ़े ने कमाल को एक अजीब सा काम बताया। उसने कहा, अब तुम्हारी याद को हवा में छोड़ो। कमल समझ नहीं पाया, कैसे? आंगन ने हाथ उठाया और बोला, बस एक बार उस याद को फिर से बोलो, लेकिन इस बार किसी और को नहीं, खुद हवा को सुनाओ। कमाल ने थोड़ा हिचकिचाते हुए वही कहानी फिर से बोली, लेकिन इस बार उसने अपनी माँ की याद को ऐसे कहा जैसे वो हवा में किसी को सौंप रहा हो। और कमाल की बात यह, जब उसने कहानी खत्म की तो हवा हल्की सी बहने लगी, बहुत हल्की, जैसे उसने कमाल से वो याद ले ली हो और उसे बाहर की दुनिया में थोड़ा हल्का कर दिया हो। बूढ़ा मुस्कुराया, तुम जानते हो कहानियों की असलियत क्या है? कमल ने सिर हिलाया। उस रात बूढ़ा धीरे धीरे बोलते हुए बोला, तुम जानते हो कहानियों की असलियत क्या है? कमाल ने सिर हिलाया। बूढ़ा बोला, कहानियां वो यादें होती हैं जिसे कोई अकेला नहीं उठाना चाहता, इसलिए उन्हें दुनिया में फैला दिया जाता है। जब लोग उन्हें सुनते हैं तो एक भरी याद 100 हल्का सुर बन जाती है। फिर उसने अपनी आवाज और धीमी की। किसी को कहानी सुनाना, उसकी थकन को थोड़ा सा बांटना होता है। कमाल के दिल में कुछ हल्का सा पिघल गया। उसने अपनी माँ का चेहरा याद किया, उनकी गोद, उस रात की मिठास। शायद उसकी माँ भी यही चाहती थी कि कमाल कभी किसी की थकान बांट सके। रात काफी हो चुकी थी, लेक अब पहले से ज्यादा अंधेरे में छिपा हुआ था। दूर कहीं 4-5 जुगनू चमक रहे थे, जैसे बहुत छोटे, बहुत धीमे दीपक। बूढ़ा खड़ा हुआ। कमाल, उसने कहा, आज तुमने पहली बार कहानी को जिया है, कल से तुम कहानी बनाना सीखोगे। कमाल की आंखें फैल गईं। उसने पूछा, क्या मैं वाकई कर पाऊंगा? बूढ़े ने उसके सिर पर हाथ रखा। जिसे अपनी पहली याद हवा को सुनाने की हिम्मत आ जाए, वो कुछ भी कर सकता है। फिर वो धीरे धीरे चलता हुआ अंधेरे में गायब हो गया। कमाल काफी देर तक वहीं बैठा रहा, पानी को देखता रहा, हवा को महसूस करता रहा, अपने कंधों को हल्का महसूस करता रहा। उसे लगा जैसे उसकी माँ की आवाज हवा में थी, बहुत दूर से आती हुई, बहुत शांत। एक दिन तुम भी किसी को कहानी सुनाओ। अगर आप इस वक्त आराम से लेटे हैं, तकिए को थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, कंबल को हल्का सा खींच लीजिए और एक गहरी धीमी सांस ले लीजिए। कहानी अब उस मोड़ पर है जहां कमाल पहली बार कहानी बनाना सीखने वाला है। उसकी माँ की याद को हवा को सौंपने के बाद उसके अंदर कुछ बहुत नर्म सा, बहुत हल्का सा बदल गया था। उस रात उसे नींद जल्दी नहीं आई, लेकिन नींद की कमी से परेशान भी नहीं हुआ। असल में उसकी सांसें पहले की तुलना में थोड़ी गहरी हो गई थीं। शायद किसी भारी चीज का बोझ उसके सीने से उतर गया था। सुबह कमाल जब उठा तो आसमान बादलों से थोड़ा भरा हुआ था, न बारिश न धूप, बस एक हल्का सा स्लो ग्रे कलर जो सुबह को और भी स्लीपी बना दे। कमाल पूरा दिन थोड़ी बेचैनी में रहा। उसे पता था कि आज बूढ़ा आदमी उसे पहली टेक्निक सिखाएगा। वो पूरे दिन यही सोचता रहा, कहानी कैसी बनती है। कभी उसे लगता होगा कि कहानी बनाना शायद शब्द जोड़ने जैसा होगा, कभी लगता कि शायद यादों का मिश्रण होगा, कभी ऐसा लगता
कि शायद बूढ़ा उसे कोई गुप्त किताब देगा जिसमें कहानी बनाने का तरीका लिखा होगा। पर उसे पता नहीं था, कहानी कोई चीज नहीं, एक आवाज है, एक तापमान है, एक अंदाज है जो बस सही वक्त पर सही दिल में जाग जाता है। शाम होते होते कमाल लेक के पास पहुंच गया। आज लेक की सरफेस पिछले दिनों से थोड़ी ज्यादा शांत थी। हवा बहुत हल्की, जैसे उनींदी बच्चे। बूढ़ा आदमी आज खड़ा हुआ था, बैठा नहीं। उसकी नजर लेक पर नहीं बल्कि आसमान पर थी। जब कमाल उसके पास पहुंचा तो बूढ़े ने धीरे से कहा, कमल, आज हम कहानी बनाना सीखेंगे, तैयार हो? कमाल ने गहरी सांस लेते हुए सिर हिलाया। कैसे शुरू होता है? उसने पूछा। बूढ़ा मुस्कुराया, धीमी, बहुत धीमी मुस्कान। सबसे पहला कदम, बूढ़ा बोला, कहानी को देखना होता है। कमाल हैरान हुआ। देखना मतलब? बूढ़ा लेक के पानी की तरफ इशारा करता हुआ बोला, कहानी कमल हवा के जैसी होती है, दिखती नहीं पर महसूस होती है, और जब महसूस होती है तो उसके रंग नजर आने लगते हैं। कमल लेक की सतह को देखने लगा। पानी बिल्कुल स्थिर था। अगर कोई पत्ता भी उस पर गिरता तो उसकी आवाज सुनाई दे सकती थी। बूढ़ा बोला, अपनी पहली याद को याद करो। अब हमें याद है, किसी सीन की तरह सोचो, कोई फ्रेम, कोई फोटो। कमाल ने धीरे से आंखें बंद की। माँ का बरामदा, उनकी गोद, बालों की खुशबू, हवा का तापमान। उसने आंखें खोली। बूढ़े ने केवल एक लाइन कही, बस यही तुम्हारी कहानी का पहला सीन है। बूढ़े ने समझाना शुरू किया, कहानी तभी बनती है जब राइटर अपने अंदर का सीन देख लेता है। जो सीन राइटर को दिखे वही सीन सुनने वाले के दिमाग में उतरता है। कमाल धीरे धीरे समझ रहा था। बूढ़ा बोला, कहानी याद नहीं, याद का फ्रेम होती है। तुम्हारे पास अब पहला फ्रेम है। अब इस फ्रेम के आगे क्या दिखता है ये तुम्हें बनाना होगा। फिर बूढ़ा जमीन से एक छोटा सा पत्ता उठाता है और उसे लेक की सरफेस पर रखता है। पत्ता धीरे धीरे एक तरफ तैरने लगा। बूढ़ा बोला, ये पत्ता तुम्हारी कहानी है। तुम इसे धक्का दोगे, तुम आगे बढ़ोगे। तुम इसे छोड़ो, तुम रुक जाओगे। कमाल को अभी भी सब थोड़ा पोएटिक लग रहा था, थोड़ा कंफ्यूजिंग लेकिन सूदिंग भी। बूढ़ा आदमी कमाल के पास बैठ गया, लेकिन लेक की तरफ नहीं बल्कि बिल्कुल ऑपोजिट दिशा में देखने लगा। कमाल, उसने कहा, कहानी बनाने वाले के पास एक गुणवत्ता है, वो हवा का सुर सूरज ले जाता है। कमल ने पूछा, हवा का सुर का मतलब? बूढ़ा बोला, जब हवा धीमी होती है उसमें कोमलता होती है। जब हवा तेज होती है तो सीन में टेंशन होती है। जब हवा रुक जाए तो सीन में साइलेंस होता है। फिर उसने इनिशियलाइजेशन बंद कर दिया। हवा कभी गलत नहीं होती, बस उसे महसूस करना होता है। कमाल ने भी लेक की हवा को महसूस करने की कोशिश की। हवा बहुत हल्की थी, इतनी हल्की कि शायद महसूस भी नहीं हो रही थी। फिर अचानक हवा में एक छोटा सा बदलाव आया, बहुत माइनर, ऑलमोस्ट इनविजिबल, लेकिन मौजूद। कमाल ने कहा, हवा थोड़ी सॉफ्ट हो गई लगती है। बूढ़ी मुस्कुराया, बिल्कुल, और मुलायम हवा का मतलब है तुम्हारी कहानी का अगला मूड शांत होगा। बूढ़ा फिर बोला, कहानी बनाते वक्त एक गलती सब लेखक करते हैं, वो खुद को बीच में घुसा देते हैं। पर अच्छी कहानी राइटर से ज्यादा हवा और यादों की होती है। फिर उसने झील की ओर देखते हुए कहा, कहानी को प्रवाह में रहने दो, उसे धक्का मत करो, उससे जंप मत करवाओ, उसे खोलने दो आपने वक्त पर। कमाल चुपचाप सुनता रहा। बूढ़ा बोला, कभी कभी तुम्हें लगेगा कि कहानी रुक गई है, पर याद रखना, कुछ कहानियां रुक कर ही आगे बढ़ती हैं। ये लाइन कमल को बहुत गहरी लगी, जैसे उसकी माँ की याद ने भी यही किया था, रुक कर उसे आगे बढ़ाया। जैसे ही यह बात खत्म हुई, हवा अचानक हल्की सी घुमड़ गई। बहुत भारी नहीं, लेकिन नोटिसेबल। लेक की सतह पर छोटे छोटे सर्कल्स बनने लगे। कमाल ने पूछा, ये क्या हो रहा है? बूढ़ा धीरे से बोला, ये लेक तुम्हारी ट्रेनिंग का हिस्सा है। कमल की आखिरी सांस, लेक ट्रेनिंग का? बूढ़ा बोला, क्या झील में एक पुरानी चीज है, यहाँ हवा कहानियों को ज्यादा शार्प बना देती है। जितना तुम अपनी याद को साफ करते जाओगे उतना लेक तुम्हारी मदद करेगी। कमाल ने पानी को गौर से देखा। वाह, जैसे पानी कुछ कहना चाहता हो। बूढ़े ने कमाल से कहा, अब तुम एक काम करो, अपनी माँ वाली याद ना सुनाओ, एक नई कहानी बनाओ, छोटी सी। कमल शंकाया, मुझे नहीं आती कहानी बनाना। बूढ़ा बोला, आती है, बस तुम्हें लगता है नहीं आती। कमाल ने लेक की ओर देखा, हवा को महसूस किया और आंखें बंद कर लीं। धीरे धीरे, बहुत धीरे, उसके मन में एक पहला इमेज आया। एक छोटा सा लड़का रात में छत पर बैठा तारे गिन रहा था। उसने बोलना शुरू किया। एक लड़का था जो हर रात अपने घर की छत पर चढ़ा करता था और तारे गिनता था।
उससे लगता था कि तारे बोलते हैं, पर कोई उनके शोर को नहीं सुनता। कमाल बोलता गया, धीमे धीमे, जैसे हवा उसे शब्द दे रही हो। लड़का क्यों तारे गिनता था? किससे भाग रहा था? क्या ढूंढ रहा था? कमाल खुद नहीं जानता था, लेकिन कहानी आगे बहती गई, बहती गई, बहती गई। जब उसने आंखें खोली, लेक बिल्कुल शांत था। बूढ़ा आदमी उसे देख रहा था। उसके चेहरे पर गर्व था। कमाल, उसने कहा, ये तुम्हारी पहली कहानी है और तुमने इसे धक्का नहीं दिया, बस हवा के साथ चलने दिया। कमाल यकीन नहीं कर पा रहा था। मैं कहानी बना सकता हूं? उसने पूछा। बूढ़ा बोला, हर कोई बना सकता है, पर हर कोई हवा को सूरज नहीं पाता। तुम सुन पाते हो, इसलिए तुम कहानीकार बन सकते हो। उस रात कमाल लेक से जाते हुए अजीब सी शांति महसूस कर रहा था। हवा में एक फ्लोटी सा सॉफ्टनेस था। पेड़ों की ब्रांचेस ऐसे हिल रही थीं जैसे वो खुद भी कोई कहानी सुनना चाहती हो। कमाल को लगा कि दुनिया अचानक थोड़ी और गहरी हो गई है, थोड़ी और मीनिंगफुल। शायद इसलिए क्योंकि अब वो हर चीज को एक सीन की तरह देख सकता था। उसने चलते हुए आसमान देखा। आज तारे ज्यादा थे, या शायद वो पहली बार तारे देख रहा था। जैसे ही वो घर पहुंचने को था, उसे लगा जैसे हवा में कोई फुसफुसाहट हुई हो, बहुत धीमी, बहुत नर्म, जैसे कोई बहुत दूर से बोल रहा हो, एक दिन तुम भी किसी को कहानी सुनाओगे। वो रुक गया। क्या ये उसकी माँ की आवाज थी, या हवा की, या लेक का असर? कमाल को नहीं पता, लेकिन उसके होंठों पर एक बहुत हल्की मुस्कान आ गई। उस रात उसे नींद आराम से आ गई। कई दिनों बाद पहली बार उसे लगा कि उसका दिल थोड़ा कम भारी है। अगर आप इस वक्त बिस्तर पर हैं तो थोड़ा और आराम से लेट जाइए, तकिए को अपने हिसाब से मोड़ लीजिए और एक गहरी सांस अंदर लेकर धीरे धीरे बाहर छोड़ दीजिए। यह हिस्सा थोड़ा और गहरा है, थोड़ा और सोचने वाला और थोड़ी सी रहस्यमयी हवा से भरा हुआ। आज कमाल को कहानियों का दूसरा बड़ा राज मिलने वाला है। कहानी कब चुप रहती है और कब अचानक बोल पड़ती है। अगली सुबह कमाल उठा तो उसे महसूस हुआ कि हवा पहले से थोड़ी ठंडी है। कपड़ों के पीछे से हल्की सी ठंड उसकी पीठ को छू रही थी। कमरा खामोश था, लेकिन खामोशी में एक धुन थी, जैसे मंजे हुए तबले की बेहद हल्की थाप, जो दिखाई नहीं देती पर महसूस होती है। कमाल ने पानी पीकर बाहर झांका। आसमान पूरा साफ नहीं था, न ही बादलों से ढका हुआ। बस ऐसा लग रहा था जैसे आसमान आज अपनी कहानी खोज रहा हो। उसने अपने आप से कहा, लगता है आज लेक कुछ नया सिखाएगी। शाम की हवा इतनी हल्की थी कि पत्ते भी बमुश्किल हिल रहे थे। पेड़ों की शाखाएं बस धीमे धीमे सांस ले रही थीं। कमाल लेक की तरफ जा रहा था और उसे महसूस हो रहा था कि उसका दिल भी हवा के साथ धीरे धीरे बह रहा है। जब वह पहुंचा तो बूढ़ा आदमी पहले से मौजूद था, लेकिन आज वो हमेशा की तरह लेक के करीब नहीं था, बल्कि पानी से थोड़ी दूरी पर खड़ा था, जैसे लेक आज कुछ ज्यादा भारी लग रही हो। कमाल ने पूछा, बाबा, आज कुछ अलग लग रहा है? अंगुली ने सिर हिलाया। अलग तो लगेगा ही, आज तुम्हें वो सिखाना है जो सबसे मुश्किल होता है। कहाँ ये कब चुप होती हैं और कब अचानक बोला। कमाल ने हल्का सा सिर झुकाया। ये सुनना जितना आसान लगा, समझना उतना आसान नहीं था। बूढ़ा धीरे धीरे लेक के पास बैठ गया और पानी की तरफ देखने लगा। फिर बोला, कमल, जिंदगी की तरह कहानी भी अपना वक्त चुनती है। कहानी को तुम पकड़ नहीं सकते, वो तुम्हारे पास तब आती है जब तुम सामने देखना बंद कर देते हो और अंदर देखना शुरू कर देते हो। कमल चुप रहा। बहुत लोग कहानी लिखना चाहते हैं, बूढ़ा बोला, पर उनकी कहानी चुप रहती है क्योंकि वो कहानी को धक्का देते रहते हैं। जब भी राइटर बोलता है, बस अब मुझे सीन बनाना है, तभी कहानी खामोश हो जाती है। फिर उसने कमाल की तरफ देखा। कहानी तब बोलती है जब तुम उसे महसूस करने के लिए अंदर का दरवाजा खोल देते हो। बूढ़ा मुस्कुराया। बहुत आसान है, पर बहुत मुश्किल भी। तुम्हें शोर को चुप करना पड़ेगा। कौन सा शोर? कमल ने पूछा। बूढ़ा बोला, दिमाग का शोर, सोच का शोर, डर का शोर, जल्दबाजी का शोर, और सबसे बड़ा शोर, मैं अच्छा लिखूंगा या नहीं, इस सवाल का शोर। कमाल को लगा कि बूढ़े ने उसके मन को खोलकर देख लिया है, क्योंकि कमाल के भीतर यही शोर चलता रहता था। मैं कर पाऊंगा या नहीं? मैं कहानी सच में बना रहा हूं या बस दुनिया के पीछे भाग रहा हूं? बूढ़ा बोला, जितना शोर कम होगा उतनी कहानी अपने आप बोल पड़ेगी। बूढ़ा उठा और कमाल को लेक की तरफ ले गया। पानी आज थोड़ा अलग लग रहा था। हल्की तरंगें थीं, पर उनमें कोई जल्दबाजी नहीं थी, जैसे लेक भी आज शांत होकर सुन रही हो। कमल, अब ध्यान से देखो, बूढ़ा बोला। फिर लेक के एक खास हिस्से की तरफ इशारा किया, जहां पानी काला नहीं था, नीला भी नहीं,
बल्कि एक अजीब सी गहराई लिए हुए था। कहानी की आंखें इसी तरह होती हैं। बूढ़ा बोला, कभी तुम्हें लगेगा कि झील ने कुछ बताया है, कभी तुम्हें लगेगा कि झील चुप है, और जब झील चुप होती है समझ लेना कि कहानी अपना फ्रेम बना रही है। कमल ने पूछा, बाबा क्या कहानी झील में होती है? बूढ़ा मुस्कुराया, कहानी झील में नहीं होती, पर झील तुम्हारी कहानी को साफ कर देती है, बिल्कुल उस तरह जैसे बारिश हवा को साफ कर देती है। जैसे ही बूढ़े ने अपनी बात पूरी की, हवा अचानक हल्की सी बदल गई। बहुत तेज नहीं, पर एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे लेक के ऊपर एक अदृश्य धागा खींच गया हो। पानी की सतह पर छोटे छोटे गोल घेरे बनने लगे। बूढ़ा बोला, कमल तुम्हारी दूसरी ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है। कमल ध्यान से लेक को देखने लगा। वो वही लेक थी, पर आज थोड़ी ज्यादा जीवंत, थोड़ी ज्यादा जागी हुई, जैसे लेक कह रही हो, बताओ तुम्हारी कहानी क्या चाहती है? बूढ़ा बोला, कमल अपनी पहली कहानी याद है जो कल तुमने लाखदा और तारों वाला लड़का बनाया था? कमल ने सिर हिलाया। अब उस कहानी को आगे बढ़ाओ, पर सोचकर नहीं, बस महसूस करके। कमल ने इनिशियलाइजेशन बंद कर दिया और तुरंत एक नया फ्रेम सामने आया। वही लड़का, लेकिन इस बार वो तारे नहीं देख रहा था। इस बार वो अंधेर में किसी की आहट सुन रहा था। कमल ने धीरे धीरे शुरू की बात। वो लड़का उस रात तारे नहीं देख रहे थे। उसने सुना कोई नीचे से उसे बुला रहा है। आहट बहुत हल्की थी, पर उसकी तरफ खींचने वाली। बोलते बोलते उसका चेहरा थोड़ी देर के लिए खुद ही लेक की तरह गहरा हो गया। लेक की सतह अब ज्यादा शांत थी, जैसे वो सुन रही हो। बूढ़ा बोला, कहानी ने तुम्हें अपना अगला फ्रेम दिया। तुमने उसे धक्का नहीं दिया, तुम बस उसके साथ चले। फिर उसने कमल की तरफ देखा, और कहानी तभी बोलती है जब तुम खुद चुप हो जाते हो। कमल ने पूछा, बाबा क्या कहानी कभी झूठ भी बोलती है? बूढ़ा हंसा, कहानी झूठ नहीं बोलती, लेकिन कभी कभी जो हम सुनना चाहते हैं वो कहानी हमें वही सुना देती है। अगर तुम अपने दर से कहानी सुनोगे तो कहानी भी दर के रंग में रंग जाएगी। अगर तुम शांति से सुनोगे तो कहानी में गहरा सा सुकून आ जाएगा। जैसे ही दोनों लेक से उठकर वापस जा रहे थे, अचानक लेक की सतह पर एक अजीब सी चमक उभरी, बहुत हल्की, पर कमाल ने देख ली। उसने रुककर लेक की ओर देखा, और एक पल के लिए उसे लगा जैसे पानी के नीचे कोई साया हिल रहा है। कोई इंसानी साया नहीं, पर कुछ ऐसा जो लेक की गहराई में रहता है। कमाल चौंक गया। बाबा वहां कुछ था। बूढ़ा पलटा, लेक को देखा और बोला, कमल ये लेक कभी कभी तुम्हें गलत फ्रेम भी दिखा देती है, जब तुम थक जाते हो या जब तुम ज्यादा जल्दी में होते हो। कमल ने पूछा, गलत फ्रेम का मतलब? बूढ़ा बोला, जो तुम्हारे अंदर का डर बनाता है। डर वाला फ्रेम कभी लेक से नहीं आता, वो तुम्हारे अंदर से आता है। फिर उसने कमल के कंधे पर हाथ रखा। इसीलिए आज की ट्रेनिंग का असली लेसन ये है, जब लेक चुप रहे तब तुम भी चुप रहना, वरना डर तुम्हारी कहानी पर कब्जा कर लेगा। कमाल रास्ते पर धीरे धीरे चल रहा था। हवा बहुत शांत थी, पेड़ों की छाया सड़क पर फैल रही थी, और कमाल को लग रहा था कि उसकी रूह लेक की सतह की तरह शांत हो रही है। लेकिन कहीं दूर उसके मन के किसी कोने में वो साया फिर हिला जो लेक ने उसे दिखाया था। एक पल को उसका दिल धड़क उठा। फिर उसे बाबा की बात याद आई, डर का फ्रेम तुम्हारे अंदर से आता है। उसने गहरी सांस ली और मुस्कुराया। शायद यह भी कहानी का हिस्सा बनेगा। रात अपने सबसे गहरे सन्नाटे में थी, और झील के चारों तरफ फैली हवा में एक अजीब सी नरमी थी, ऐसी नरमी जो दिल को भीगी रुई की तरह हल्का कर देती है। अगर कोई इस वक्त झील के किनारे खड़ा होता तो उसे चारों तरफ बस एक ही चीज महसूस होती, सुकून। एक ऐसा सुकून जो धीरे धीरे भीतर उतरता चला जाता, और फिर वहीं कहीं ठहर कर दिल के धड़कने के तरीके को भी बदल देता। लाखों सितारे पानी की सतह पर टिमटिमा रहे थे, मानो आसमान अपनी पुरानी यादें झील के पानी को सुना रहा हो। हल्की हल्की लहरें जैसे उनींदी थीं, धीरे उठती, फिर उसी नरमी से फैलती और गुम हो जाती। झील का पूरा माहौल ऐसा लगता था जैसे किसी पुराने दोस्त ने आपको अपने सीने से लगाकर कह दिया हो, किसी बात की फिक्र मत कर, बस सांस लो, ये रात तुम्हारे लिए है। धीरे धीरे रात और गहरी होती जा रही थी। दूर पहाड़ियों की परछाइयां धुंधली होने लगी थीं, और हवा अब और ठंडी और ज्यादा शांत। ऐसा लगता था जैसे झील अपने आसपास मौजूद हर पेड़, हर तिनके, हर पहाड़ी को नींद की चादर ओढ़ा रही हो। इसी शांति के बीच कच्चे रास्ते पर एक धीमी चाल से चलती रोशनी नजर आ रही थी।
पहले लगा जैसे कोई जुगनू उड़ता आया हो, फिर जैसे वह पास आने लगी, मालूम हुआ कि किसी हाथ में पकड़ी एक पुरानी लैंटर्न थी जिसकी रोशनी गोल गोल हिल रही थी। उस रोशनी के पीछे एक बूढ़े आदमी की परछाई दिखाई दे रही थी। जी हाँ, वही बूढ़ा आदमी जो पिछले हिस्से में झील की रातों का किस्सा गो बन चुका था। वह आज भी उसी तरह चल रहा था, धीरे आराम से, जैसे रात को जल्दी हो ही ना। वह झील के बिल्कुल पास आकर रुका। लैंटर्न की रोशनी उसके झुर्रीदार चेहरे पर पड़ी और झील के पानी पर पीले दाग की तरह फैल गई। उसने गहरी सांस ली, जैसे इस ठंडी हवा को भी किसी पुरानी याद की तरह अपने भीतर उतार रहा हो। इस झील की रातें, उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, इनमें एक अलग ही धड़कन होती है। उसने लैंटर्न एक कील जैसे लकड़ी के खूंटे पर टांगी और अपने उसी पुराने पत्थर पर बैठ गया जहां वह अक्सर देर रात अकेले बैठा मिला करता था। जैसे ही वह बैठा, झील में उठती गिरती लहरें भी जैसे धीरे हो गईं। रात का माहौल और भी ठहर गया। कुछ देर उसने बस आसमान को देखा। लगा जैसे उसे वहां कुछ पढ़ना हो, कुछ ऐसा जो सिर्फ वही समझ सके। तुम सोचोगे वह जैसे किसी अनदेखे साथी से बोल रहा था कि एक बूढ़ा आदमी आखिर इस झील की रातों में क्या ढूंढता रहता होगा? सुकून, यादें, या शायद बस अकेलापन बांटने की कोई कोशिश? उसने हल्की मुस्कान के साथ सिर झटका। नहीं, ये झील मुझे कभी अकेला नहीं महसूस होने देती। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि हवा भी उसे सुनने के लिए कुछ पल रुक गई। बहुत पहले, उसने फिर कहना शुरू किया, बहुत पहले जब मैं जवान था, तब भी ये झील बिल्कुल ऐसी ही थी। रात में हल्की ठंडी हवा, पानी पर चलते सितारे, वही शांति, वही खामोशी। बस फर्क ये था कि तब मेरे साथ कोई और भी आया करता था। उसने लंबे समय तक झील के एक खास हिस्से की तरफ देखा, बाईं ओर, जहां पानी थोड़ा और गहरा था। वो भी इस झील को उतना ही महसूस करती थी जितना मैं करता था। कहते हैं ना कि कुछ जगहों पर जाने वाले लोग ही बदल नहीं जाते, जगह भी यादें पकड़कर रख लेती है। बस वही हाल इस झील का भी है। इसमें वो आज भी जिंदा है। वह कुछ पल रुका, जैसे किसी भारी याद का बोझ कंधों पर लादे बैठा हो। हर रात लगता है कि जैसे वो यहीं कहीं होगी, शायद इसी हवा में, इसी ठंड में, इसी हल्के से हिलते पानी में। उसकी आवाज में कंपन था, लेकिन बात करते हुए वह पूरी तरह शांत लग रहा था। शायद इसलिए क्योंकि यह पीड़ा भी उसके लिए एक सुकून थी। लो, उसने हौले से आंखें बंद की। आज वही किस्सा सुना देता हूं जो मैं शायद ही कभी किसी से कह पाता हूं। झील पे लहरें हल्की सी तेज हुईं, जैसे सुनने के लिए आगे बढ़ रही हों। बहुत साल पहले मैं और वो यहाँ आया करते थे। यही जगह, यही रातें। हम दोनों को इन रातों में एक अजीब सी कशिश महसूस होती थी, जैसे दुनिया की बाकी सारी आवाजें कहीं दूर छिप जाती हों और यहाँ बस हम रह जाते हों। कभी कभी तो हमें खुद पर भी यकीन नहीं होता था कि क्या हम वाकई इस शांत दुनिया का हिस्सा हैं या सिर्फ झील के सपने में चल रहे हैं। उसने एक लंबी सांस ली। वो कहती थी कि झील की रातें इंसान के भीतर छिपे हर सवाल का जवाब दे देती हैं। मैं हंसकर कह देता, कौन सा सवाल? और वो बस हौले से मुस्कुरा देती। उसके वो मुस्कुराने का अंदाज आज भी याद है, जैसे कोई बच्चा किसी गुप्त बात का राज छुपाए बैठा हो। उसने जमीन से एक छोटा सा कंकड़ उठाया और हल्के झटके से पानी में फेंक दिया। जैसे ही कंकड़ पानी में गिरा, लहरें गोल गोल फैल गईं और फिर धीरे धीरे उसी शांत ताल में मिल गईं। एक रात, उसने कहना जारी रखा, हम दोनों इस झील के बीच बने छोटे से लकड़ी के डेक पर बैठे थे। ऐसे ही शांत रात, आसमान में लाखों सितारे। उसने अचानक पूछा, अगर ये रात कभी खत्म ही ना हो तो? बूढ़ा हल्का सा हंसा। मैंने कहा, तो लोग सोना कैसे सीखेंगे? और उसने वही अपनी प्यारी सी मुस्कान फेंक दी। पता नहीं क्यों, मगर उस रात उसकी हंसी में एक अलग ही चमक थी, जैसे किसी गहरी खुशी को महसूस कर रही हो। शायद उसे पता था कि वो रात आखिरी रातों में से एक होगी। ये कहते हुए उसकी आवाज अचानक थोड़ी भारी हो गई, जैसे कुछ यादें अब आंखों में चुभने लगी हों। कुछ ही दिनों बाद वह बोला, वो चली गई, हमेशा के लिए। कोई लंबी बीमारी नहीं थी, न कोई बड़ा हादसा। बस एक पल के अंदर जैसे हवा ने उसे चुरा लिया। शायद कभी कभी जिंदगी का अपना हिसाब होता है, बेतरतीब, कड़वा, मगर बिल्कुल खामोश। हवा इतनी शांत हो चुकी थी कि बूढ़े आदमी की सांसों की आवाज भी सुनाई दे रही थी। उसके जाने के बाद मैं कई रातों तक टूट गया था, मगर इस झील ने, उसने अपनी उंगलियों को ठंडे पानी में डुबोया
इस झील ने मुझे संभाल लिया। हर रात लगता जैसे वो कहीं पास बैठी हो, अपनी वही मुस्कान लिए बस मुझे देख रही हो। उसने गहरी सांस लेते हुए झील की सतह पर हाथ फेरा, जैसे किसी पुराने दोस्त का चेहरा सहला रहा हो। और तब से मैं हर रात यहाँ आता हूँ, चाहे बारिश हो, ठंड हो, दर्द हो, मैं आता हूँ, क्योंकि ये रातें मुझे उसकी याद नहीं दिलाती, ये रातें मुझे उससे मिलने देती हैं। उसकी आंखें चमक उठीं, पानी की हल्की रोशनी उन्हें और भी चमकदार बना रही थी। आज भी लगता है जैसे कहीं यहीं बैठी हो, बस एक सांस भर दूरी पर। और शायद इसी एहसास की वजह से मैं बूढ़ा होकर भी इतना शांत हूं। वह कुछ देर चुप बैठा रहा, फिर धीरे धीरे उसने लैंटर्न की रोशनी को थोड़ा ऊपर उठाया, जैसे किसी को और साफ देखने की कोशिश कर रहा हो। जिंदगी में हर कोई कुछ न कुछ खो देता है, उसने धीमे से कहा। लेकिन कौन सी चीज हमें आगे बढ़ाती है? यादें, दर्द, या वो उम्मीद जो किसी आवाज की तरह फुसफुसाती रहती है कि जो खोया वो पूरी तरह गया नहीं है। उसने लैंटर्न वापस टांग दी। ये झील, उसने चारों तरफ देखा, ये सुकून, ये हवा, ये रातें, ये सब उसी की निशानी है। और जब भी मैं यहाँ बैठता हूँ ऐसा लगता है जैसे मैं फिर से जिंदा हूँ। कुछ देर वह चुप रहा। रात अब और भी गहरी हो चुकी थी। झील पर गिरती चांदनी अब और सफेद और मुलायम लग रही थी। इस दुनिया में अगर कोई ऐसी जगह है जहां इंसान अपने सबसे गहरे दर्द के साथ बैठ सके और फिर भी टूटे नहीं, तो वो जगह यही है, उसने कहा। ये झील रात में इंसान के भीतर छिपे हर तूफान को अपने अंदर खींच लेती है। उसने धीरे धीरे उठना शुरू किया। पैर कांप रहे थे, लेकिन मन की शांति बिल्कुल स्थिर थी। चलो, वह बोला, आज की रात भी पूरी हुई, मगर याद रखना। उसने झील की तरफ आखिरी बार देखा। कुछ जगह सिर्फ देखने के लिए नहीं होती, कुछ जगहें इंसान को खुद से मिलवाने के लिए होती हैं। और फिर वह लैंटर्न उठाकर उसी धीमी चाल से वापस उसी कच्चे रास्ते पर चल पड़ा। रोशनी हिलती हुई दूर जाती रही और धीरे धीरे रात के काले पर्दे में गुम हो गई। झील फिर से बिल्कुल शांत हो गई, जैसे वो उस बूढ़े आदमी का राज अपने सीने में लेकर फिर से सोने चली गई हो। रात अपनी सबसे नरम चाल में आगे बढ़ रही थी। झील के ऊपर हवा और भी ठंडी हो चुकी थी, जैसे आसमान ने अपने दामन से ठंडी सांसें छोड़कर पूरे माहौल को एक मुलायम चादर में लपेट दिया हो। दूर पहाड़ियों पर झिलमिलाते सितारे अब हल्के हल्के धुंध में धंसते जा रहे थे और झील का पानी इतनी शांति में था कि उसकी हल्की सी भी हिलचल ऐसा महसूस होती थी जैसे कोई थका हुआ दिल धीरे धीरे धड़क रहा हो। बूढ़ा आदमी अब झील से बहुत दूर जा चुका था, लेकिन उसकी मौजूदगी का असर अभी भी पानी की लहरों में महसूस हो रहा था। ऐसा लगता था जैसे उसकी हर बात, हर सांस झील की सतह पर एक नर्म धुन बनकर टिक गई हो, जो रात के साथ साथ और गहरी होती जा रही थी। लेकिन झील में आज कुछ और भी था, कुछ ऐसा जो पिछले हिस्सों में सिर्फ संकेत की तरह था, पर अब पहली बार पूरी तरह महसूस होने वाला था। वह था झील की अदेखी आवाज। हाँ, आवाज, लेकिन ये कोई इंसानी आवाज नहीं थी। न हवा की सरसराहट, न पेड़ों की खनक। ये आवाज ऐसी थी जैसे पानी किसी बहुत गहरे रहस्य को धीरे धीरे किसी को सुनाने की कोशिश कर रहा हो। रात के बिल्कुल बीच में जब चांद की रोशनी झील के केंद्र में एक सफेद बिंदु की तरह जमते जमते फैलने लगी, पानी में एक बहुत हल्की थरथराहट उठी। ऐसा लगा जैसे किसी ने झील के दिल को हल्के से छुआ हो। पानी में लहरें फैलकर गोल गोल बन रही थीं, धीमी, बेहद धीमी, जैसे किसी ने पानी के भीतर से एक नरम उंगली निकालकर किनारे की तरफ इशारा किया हो। और फिर एक कदमों की आहट सुनाई दी, लेकिन यह कदम किसी इंसान के नहीं थे। उनमें एक अलग तासीर थी, हल्की, नर्म, फिसलती हुई, जैसे कोई पुरानी परछाई चलती हुई आ रही हो। झील के दूसरी तरफ से, जहां पेड़ों का झुंड सबसे घना था, एक काली आकृति धीरे धीरे साया बनकर बाहर आई। शुरुआत में वह बस धुंधली थी, जैसे हवा ने एक परछाई को चुरा लिया हो और उसे जमीन पर रख दिया हो। लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ी, चांदनी उसके चारों तरफ फैलती गई और अब साफ दिख रहा था कि वह आकृति किसी इंसान की नहीं थी, न जानवर की, बल्कि जैसे किसी याद की शक्ल ले चुकी हो। वह आकृति पानी के बिल्कुल करीब आकर रुक गई। उसकी मौजूदगी ऐसी थी जैसे किसी ने किसी पुरानी दास्तान को अचानक जिंदा कर दिया हो। हवा एकदम थम गई, पेड़ों ने हिलना बंद कर दिया, यहाँ तक कि झील की लहरें भी इतनी धीमी हो गईं कि उन्हें देखे बिना उनके होने का
यकीन नहीं होता था। वह आकृति झुकी और अपने हाथ को पानी के बिल्कुल ऊपर ले आई और झील की सतह पर एकदम हल्की सी चमक उठी, जैसे किसी ने पानी में चांद को छू लिया हो। कुछ ही पल बाद पानी ने प्रतिक्रिया दी और झील के अंदर से एक बेहद हल्की आवाज निकली। न शब्द न सुर, सिर्फ एक एहसास। ऐसा लगा जैसे झील कह रही हो, मैं यहां हूं अब भी। वातावरण में एक अजीब सी गर्मी फैल गई। ठंडी हवा होते हुए भी दिल के अंदर कुछ गर्म सा महसूस होने लगा, मानो किसी खोई हुई चीज की हल्की झलक मिल गई हो। वह परछाई जैसे झील से बात कर रही थी, न बोलकर न हरकत से, बस मौजूद रहकर, जैसे इंसान अपनी चुप्पी से सब कुछ कह देता है। कई पल तक यही चलता रहा। झील और वह परछाई एक दूसरे को देखती, महसूस करती और शांत रहती। रात जैसे थोड़ी देर के लिए रुक गई थी, लेकिन फिर धीरे धीरे वह परछाई पीछे हटने लगी। एक कदम, फिर दूसरा, और जैसे जैसे वह पीछे जा रही थी वैसे वैसे उसकी आकृति और धुंधली होती जा रही थी, मानो वह फिर उसी दुनिया में लौट रही हो जहां से आई थी, यादों की दुनिया में। कुछ ही देर में वह पूरी तरह गायब हो गई। बस पेड़ों की हल्की परछाई और चांद की ठंडी रोशनी बची रह गई। लेकिन झील में अभी भी कुछ बाकी था। जो कुछ पल पहले वहां हुआ था उसका असर पानी की गहराई में तैर रहा था, जैसे कोई आंखें बंद करके भी उसे महसूस कर सकता हो। धीरे धीरे पानी शांत हो गया। चांद की रोशनी फिर से सीधी एकहरी बन गई। लहरें अपनी पुरानी चाल में लौट आईं, पर झील अब वैसी नहीं थी। कुछ बदला था, कुछ जागा था, कुछ लौट आया था। रात अब और गहरी हो चुकी थी। आसमान तारों से भरा जरूर था, लेकिन उनमें अब एक हल्का कंपन था, जैसे उन्होंने भी उस परछाई को महसूस किया हो। इसी दौरान एक और परछाई झील की तरफ आती दिखाई दी, लेकिन इस बार यह कोई रहस्यमयी आकृति नहीं थी। यह एक युवा लड़का था, शायद 20-25 वर्ष की उम्र का। उसके हाथ में एक मोटी फटी हुई डायरी थी। वो हाँफ रहा था, जैसे कहीं बहुत दूर से दौड़कर आया हो। वह झील के पास आकर रुक गया। उसने गहरी सांस ली और अपने चेहरे को दोनों हथेलियों से ढक लिया, मानो यहां आने की वजह बहुत भारी हो। कुछ देर बाद उसने डायरी खोली। पुराने पन्नों में से धूल उड़कर हवा में मिल गई। लिखावट कांपती हुई थी, जैसे किसी ने दर्द से जूझते हुए लिखा हो। उसने पढ़ना शुरू किया, धीमे कांपते हुए। अगर मैं कभी वापस ना आऊं तो इस झील का रास्ता मत भूलना, क्योंकि ये झील मेरी आखिरी सांस नहीं, मेरा आखिरी सुकून संभाले हुए है। लड़के ने पढ़ना रोक दिया। उसकी आंखें भर गईं। दादी, वह धीरे से बोला। उसकी आवाज इतनी टूटी हुई थी कि हवा भी पल भर के लिए रुक गई। दादी, मैं आ गया हूं। उसने झील को देखते हुए कहा। मैं आ गया हूं, जैसे आपने कहा था, रात के वक्त, उसी रास्ते से, उसी झील के पास। उसकी आवाज फिर कांप गई। आपने लिखा था कि इस झील में वो सुकून है जो दुनिया में कहीं नहीं मिलता। मुझे लगा ये कोई कहानी होगी, पर अब लगता है आप सच कहती थीं। उसने डायरी अपने दिल से लगा ली। उसकी आंखें रुंध गईं और वह पत्थर पर बैठ गया। सामने वही झील थी जिसके बारे में उसकी दादी ने हर रात उसे किस्से सुनाए थे। वो झील जहां उसकी दादी अपनी जवानी में किसी से मिला करती थी। दादा, उसने फुसफुसाया। उस शब्द में एक ऐसा दर्द था जो किसी और का नहीं था, सिर्फ उसका। जैसे वह दोनों की अधूरी कहानी को अपने कंधों पर उठा लाया हो। उसने झील की तरफ देखा। अगर आप दोनों की यादें यहाँ हैं तो मैं भी बैठूंगा, क्योंकि शायद यहीं मुझे भी कुछ जवाब मिल जाए। हवा एकदम हल्की हो गई। झील के पानी में एक मुलायम सा कंपन उठा, मानो झील ने उस लड़के के आने को पहचान लिया हो। उसने पैरों को पानी में डाला और एकदम उसी क्षण झील का पानी उसकी त्वचा को ऐसे छू गया जैसे उसने किसी अपने को छू लिया हो। उसकी आंखें बड़ी हो गईं। उसे लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। नजर घुमाई, मगर कोई नहीं था, पर वह एहसास अब भी था। और तभी पानी में एक हल्की सी लकीर उठी, उसी जगह जहां कुछ ही देर पहले वह रहस्यमयी परछाई खड़ी थी। लड़के ने हैरान होकर पानी को देखा, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया। सिर्फ इतना महसूस हुआ कि कोई उसे यहां देखकर खुश हुआ है, जैसे कोई पुराना रिश्ता झील के पानी से उसके दिल तक पहुंच रहा हो। वह चुपचाप बैठा रहा। लहरें उसके पैरों को छूती रहीं और महसूस होता रहा कि वह अकेला नहीं है। झील की रात आज फिर किसी की याद को जगा चुकी थी और किसी नए दिल को छू चुकी थी। बहुत देर तक वह लड़का वहीं बैठा रहा, हवा के साथ सांस लेता, झील को देखते हुए और अपने भीतर होती नरमी को महसूस करते हुए। धीरे धीरे झील की आवाज फिर शांत हो गई। लहरें थमने लगीं
और रात एक बार फिर अपने सबसे गहरे सन्नाटे में उतर गई। मगर इस बार झील के दिल में दो सांसें थीं, एक बूढ़े आदमी की और एक उस जवान लड़के की, और दोनों के बीच वो अधूरी कहानी जो अब धीरे धीरे पूरी होने जा रही थी। रात अब अपने सबसे गहरे मोड़ पर आ चुकी थी। झील के ऊपर हवा की चाल बहुत हल्की हो गई थी, जैसे उसके पैरों में भी थकान उतर आई हो। पानी की सतह पर उभरी हुई धुंध अब बिल्कुल सफेद रेत की तरह झील को आधे से दो हिस्सों में बांट रही थी। ऊपर का हिस्सा आसमान की तरह गहरा और नीचे का हिस्सा पानी की तरह ठंडा था। आप किनारे पर बैठकर सब देख रहे थे। आंखों में कोई भागदौड़ नहीं थी, कोई जल्दी नहीं, बस एक अजीब सा सुकून जो भीतर उतर रहा था। दूर पहाड़ियों की परछाइयां हल्की हल्की धुंधली हो रही थीं और पेड़ अपनी शाखाओं को धीरे धीरे झुला रहे थे, मानो हवा भी अब बेहद नरम होकर चल रही हो। पानी पर हल्की हल्की लहरें उठ रही थीं, लेकिन वे कोई शोर नहीं पैदा कर रही थीं। उनका चलना ऐसा था जैसे कोई नींद में चल रहा हो, धीरे, हौले, बिना किसी उथल पुथल के। हर लहर का अपना एक अलग संगीत था जो कानों तक नहीं, सीधे दिल तक पहुंच रहा था। आपने देखा कि झील के उस पार एक पुरानी नाव धीरे धीरे डोल रही थी। उसका लकड़ी का रंग अब हल्का धुंधला लग रहा था और उसका हर हिलना जैसे किसी पुराने गीत की तरह था, जिसे कोई लंबे समय बाद फिर से सुन रहा हो। हवा की एक हल्की खनक ने आपके बालों को छू लिया। आपको लगा जैसे कोई पुरानी याद अब धीरे धीरे सामने आ रही हो, बिना किसी शब्द के, सिर्फ एहसास में। आप उस एहसास में खुद को खो देते और फिर पानी के ऊपर चमकते सितारों की ओर देखते जो हल्के हल्के झिलमिला रहे थे। तभी झील के बीच से एक हल्की सी चमक उठी, इतना हल्का कि पहली नजर में उसे देख पाना मुश्किल था, लेकिन आप जान रहे थे कि यह कोई आम रोशनी नहीं थी। पानी की सतह पर एक अजीब नर्म सा कंपन फैल रहा था, जैसे कोई धीरे धीरे किसी पुराने खजाने की तरफ कदम बढ़ा रहा हो। आपने महसूस किया कि यह सिर्फ रोशनी नहीं, बल्कि एक याद थी, कोई पुरानी बात, कोई खोई हुई मुस्कान, कोई अधूरी कहानी। कुछ समय तक आप बस वहीं बैठे रहे, अपनी सांसों की आवाज सुनते हुए। हर सांस के साथ आपको और गहरा सुकून मिल रहा था। झील के पानी की हर हल्की लहर अब आप तक पहुंच रही थी, लेकिन किसी ने इसे रोकने की कोशिश नहीं की। धीरे धीरे झील के उस पार से किसी की परछाई दिखाई दी। शुरुआत में वह बहुत ही हल्की थी, जैसे हवा ने उसे उड़ाकर रख दिया हो। धीरे धीरे वह पास आती गई। आप देखते रहे, लेकिन कोई डर नहीं हुआ। सिर्फ एक अजीब सा आकर्षण था जो आपको उसके पास खींच रहा था। परछाई झील के किनारे आकर रुकी। उसकी मौजूदगी इतनी शांत और मजबूत थी कि हवा भी थम सी गई। झील की सतह अब बिल्कुल शांत थी, लेकिन हर लहर की हरकत में वह परछाई झलक रही थी। आपने देखा कि परछाई ने झील की ओर हाथ बढ़ाया और तभी पानी की सतह पर हल्की चमक फैली। ऐसा लगा जैसे पूरा झील उस हाथ को पहचान रहा हो। चमक धीरे धीरे फैलती गई और झील की धुंध में मिल गई। कुछ देर तक दोनों, परछाई और झील, एक दूसरे को देखते रहे। किसी ने कोई शब्द नहीं कहा, लेकिन आप महसूस कर सकते थे कि वे बातें कर रहे थे। पुरानी यादें, खोई हुई हंसी, अधूरी बातें, सब एक पल में सामने आ रही थीं। फिर परछाई धीरे धीरे पीछे हटने लगी। हर कदम के साथ वह धुंधली होती गई। अंत में वह पूरी तरह गायब हो गई और झील फिर से वही शांत, गहरी दुनिया बन गई, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन उस रात झील पहले जैसी नहीं थी। उसमें अब कुछ और था। एक हल्की गर्मी, एक हल्की चमक, एक अजीब सी उम्मीद। आपने गहरी सांस ली और झील के पानी को अपने हाथों से छू लिया। पानी ठंडा था, लेकिन उसमें एक अजीब नरमी थी, जैसे किसी पुराने साथी की छुन हो। धीरे धीरे आपकी आंखें बंद हुईं। आप महसूस कर रहे थे कि इस झील की हर रात सिर्फ पानी और हवा के बारे में नहीं है। यह उन यादों, उन अधूरी कहानियों, उन खोई हुई मुस्कानों और दिलों में बसे सुकून की रात है। रात गहरी हो रही थी, पर हर लहर, हर हवा का झोंका, हर चमकती रोशनी आपको और गहरा अंदर तक सुकून दे रही थी। कुछ देर के लिए सब कुछ स्थिर हो गया। झील, आप और हवा तीनों एक अजीब संतुलन में थे। ऐसा लग रहा था जैसे समय भी रुक गया हो। तभी दूर पहाड़ियों की परछाइयां हल्की हल्की हिलने लगीं। कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ हल्की हलचल जो रात की गहराई में खुद को महसूस करा रही थी। आपने महसूस किया कि यह हलचल किसी पुराने रिश्ते की याद है जो अब भी यहाँ कहीं जीवित है। आप धीरे धीरे उठे। पैरों की हरकत से झील की सतह पर हल्की लहरें उठीं, लेकिन वह नरमी अब भी बनी रही। झील ने आपको फिर से अपनी गोद में महसूस कराया।
रात की ठंडी हवा में आपके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। आप जानते थे कि झील के इस किनारे हर रात कुछ ना कुछ नया बताता है। हर लहर, हर चमक, हर आवाज एक नई कहानी, एक नया एहसास लेकर आती है। आपने झील की ओर आखिरी बार देखा। उसकी सतह अब बिल्कुल शांत थी, लेकिन आप जानते थे कि उसके भीतर हर उस चीज की झलक है जो कभी खोई थी, अधूरी थी या बस छुपी हुई थी। आपने अपने हाथ पानी में डाले और धीरे धीरे किनारे की तरफ लौटे। हर कदम पर आपको यह एहसास हो रहा था कि यह झील सिर्फ पानी का हिस्सा नहीं है, यह यादों का हिस्सा है, सुकून का हिस्सा है और उन लोगों का हिस्सा है जो अब भले ही नहीं हैं, पर जिनकी मौजूदगी हमेशा यहां रहेगी। रात अब अपने चरम पर थी। चांद अपनी रोशनी फैलाकर झील को ढक रहा था। हवा अब और भी नरम हो गई थी। लहरें धीरे धीरे थम रही थीं। आपने गहरी सांस ली, आंखें बंद की और महसूस किया कि इस झील की रातों में केवल पानी नहीं, केवल हवा नहीं, बल्कि सुकून, यादें और एक अदृश्य साथी भी मौजूद है। और इसी एहसास के साथ आप धीरे धीरे किनारे से उठे, धीरे धीरे पीछे हटे और झील की गहराई में खोती हुई रात को अपनी आंखों में बसा लिया। रात अब अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। झील की सतह इतनी शांत थी कि उसकी हिलन डुलन भी लगभग न महसूस हो रही थी। हवा भी अब बिल्कुल नरम हो गई थी, मानो पूरी प्रकृति थक कर बैठ गई हो। केवल दूर पहाड़ियों की हल्की परछाइयां अपनी धीमी चाल में झूल रही थीं। आप किनारे पर खड़े थे, हाथ पानी में डाले और महसूस कर रहे थे कि हर लहर के साथ कुछ पुराना जाग रहा है। यह झील अब सिर्फ पानी की जगह नहीं थी, यह यादों, अधूरी कहानियों और उन अनकहे शब्दों का घर बन चुकी थी जिन्हें कोई सुन नहीं पाया। पानी पर हल्की सी चमक उभरने लगी। यह कोई साधारण रोशनी नहीं थी, बल्कि उन सभी जज्बातों की झलक थी जो कभी किसी के दिल में दबे हुए थे। आप जानते थे कि झील हर रात कुछ न कुछ ऐसा दिखाती है जो सिर्फ उसके भीतर मौजूद हो। धीरे धीरे झील के बीच से एक हल्की परछाई उभरने लगी। शुरुआत में वह धुंधली और अस्पष्ट थी, पर जैसे जैसे वह करीब आई उसकी आकृति साफ दिखाई देने लगी। यह वही परछाई थी जिसे आपने पहले भी देखा था, एक रहस्यमयी लेकिन सुकून देने वाली मौजूदगी। परछाई झील के किनारे आकर रुकी। आप उसे देख रहे थे और कोई डर नहीं था, सिर्फ एक अजीब सा आकर्षण और नर्म एहसास था जो भीतर उतर रहा था। तभी झील की सतह पर हल्की लहरें उठीं और उस परछाई ने धीरे से पानी की ओर हाथ बढ़ाया। चमक फैल गई। ऐसा लगा जैसे झील ने उसे पहचान लिया हो। हवा रुक गई और केवल पानी की हल्की सरसराहट और परछाई की मौजूदगी थी। कुछ समय तक परछाई और झील बस एक दूसरे को देखती रही। कोई शब्द नहीं, कोई आवाज नहीं, लेकिन आप महसूस कर सकते थे कि वे बातें कर रहे थे। पुरानी यादें, अधूरी कहानियां, खोई हुई हंसी, सब इस पल में उपस्थित थीं। धीरे धीरे परछाई पीछे हटने लगी। हर कदम के साथ वह धुंधली होती गई। अंत में वह पूरी तरह गायब हो गई और झील फिर से शांत, गहरी दुनिया बन गई। लेकिन अब वहां एक हल्की गर्माहट, एक हल्की चमक और एक अजीब सी उम्मीद थी। आपने गहरी सांस ली और झील के पानी को अपने हाथों से छू लिया। पानी ठंडा था, लेकिन उसमें एक अजीब नरमी थी, जैसे किसी पुराने साथी की छुअन हो। रात अब पूरी तरह गहरी हो गई थी। झील की लहरें हल्की थीं, हवा धीमी, और आप महसूस कर रहे थे कि इस झील में सिर्फ पानी नहीं, बल्कि हर वो चीज मौजूद है जो कभी खोई थी। हर याद, हर अधूरी दास्तान, हर मुस्कान, सब यहाँ जिंदा थे। आपने धीरे धीरे किनारे की ओर कदम बढ़ाया। हर कदम पर आपको यह एहसास हो रहा था कि यह झील सिर्फ पानी की जगह नहीं है, यह सुकून की जगह है। यह उन लोगों की याद का हिस्सा है जो अब भले ही नहीं हैं, लेकिन जिनकी मौजूदगी हमेशा यहाँ बनी रहती है। तभी दूर से हल्की हल्की आहट सुनाई दी। आप रुक गए। कुछ नहीं दिखाई दिया, फिर भी आपको लगा कि कोई दूर से आपको देख रहा है। यह कोई डर की भावना नहीं थी, बल्कि एक अजीब सुकून, एक अजीब सुरक्षा की भावना थी। आपने फिर झील की ओर देखा। उसकी सतह पर हल्की हल्की चमक अब धीरे धीरे फैल रही थी। यह किसी नई कहानी की शुरुआत नहीं, बल्कि पुरानी कहानियों का पूरा होने जैसा एहसास था। आपने महसूस किया कि हर रात, हर लहर, हर हवा का झोंका आपको कुछ नया नहीं, बल्कि कुछ पुराने खोए हुए सुकून को याद दिला रहा है। आप झील के किनारे बैठ गए, हाथ पानी में डाले, आंखें बंद कर लीं और बस महसूस किया, सिर्फ महसूस किया। कुछ देर के लिए सब कुछ स्थिर हो गया। सिर्फ आप, झील और हवा। कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं, लेकिन भीतर
आपके दिल में एक अजीब सी गर्माहट थी। ऐसा लगा जैसे सारी अधूरी कहानियां, सारी खोई यादें और सारे अधूरे सपने अब आपसे मिलकर पूरी हो रहे हों। धीरे धीरे आप अपनी सांसों पर ध्यान देने लगे। हर सांस में झील की ठंडक, हवा की नरमी और रात की गहराई समाहित हो रही थी। आप महसूस कर रहे थे कि आप अकेले नहीं हैं। ये झील, ये रात, ये सारा माहौल सब आपके साथ है। समय अब थम सा गया। न पग, न घड़ी, न हवा की तेजी, बस आप और झील की गहरी शांति। और तभी आपको लगा कि वह परछाई जो पहले आई थी अब कहीं भीतर ही भीतर मौजूद है। उसने आपको न छूकर, न दिखकर, बस महसूस कराकर बता दिया, सब ठीक है, सब पूरा हो गया। रात अब धीरे धीरे खत्म होने लगी। धीरे धीरे जैसे सूरज अपनी पहली हल्की किरणें भेजता है, झील की सतह पर हल्की चमक फैल गई। यह नई सुबह नहीं बल्कि पुरानी रात की मुस्कान थी, एक सुकून भरी मुस्कान। आप उठ खड़े हुए। पैरों में हल्की थकान थी लेकिन दिल हल्का था। झील के पानी को एक आखिरी बार देखा। उसकी गहराई, उसकी चमक, उसकी धुंध सब आपके भीतर उतर गई। धीरे धीरे आप पीछे हटे। हवा फिर हल्की चल पड़ी। लहरें धीरे धीरे सामान्य हो गईं। लेकिन आप जानते थे कि यह झील, यह रात, यह सब सिर्फ पानी और हवा का हिस्सा नहीं है। यह सुकून, यादें और अधूरी कहानियों का हिस्सा है जो अब धीरे धीरे पूरी हो गई हैं। आपने अपनी आंखें बंद की और पहली बार महसूस किया कि आप इस रात के साथ, इस झील के साथ और अपने भीतर की सारी अधूरी बातें के साथ पूरी तरह शांत हैं। रात की ठंडी हवा, झील की हल्की लहरें और दूर के पहाड़ों की हल्की परछाई, सब कुछ आपके साथ था। और आप जानते थे कि चाहे कितनी भी रातें आए, यह झील, यह जगह, यह सुकून हमेशा वहीं रहेगा। धीरे धीरे जैसे नींद अपने आप आती है, आप झील के किनारे बैठकर उसे महसूस करते रहे और इस एहसास में पूरी कहानी का अंत हुआ।